हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज की इस विज्ञान की कक्षा में एक फिर से हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है हमारा मृदा। ये हमारा अध्याय नंबर 3 है। ठीक है, मृदा। आप लोग वैसे पढ़ चुके हो मृदा के बारे में, यानी कि सॉइल। ठीक है, तो मृदा बच्चों क्या होती है? तो आप सभी जानते हो, हमारे पृथ्वी के भूपटल का जो ऊपरी सतह है उसको मृदा कहा जाता है। ठीक है, पर ये मृदा बनती कैसे है, उसमें कौन कौन सा तरीका इन्वॉल्व होता है। ठीक है, साथ ही साथ मृदा कितने प्रकार की होती है। जलोढ़ मृदा होती है, ठीक है, काली मृदा है, लाल मृदा है, लेटेराइट मृदा है, इत्यादि। तो इन सभी के बारे में आज आप लोग इस कक्षा में पढ़ने वाले हो। तो चलिए जल्दी से इस कक्षा को पढ़ना शुरू करते हैं हमारी एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं आपकी साइंस एजुकेटर आज फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक नया चैप्टर। और आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मृदा यानी कि सॉइल। तो बच्चों, आज हम ये देखेंगे कि सॉइल के बारे में सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़ना है, और सॉइल हमें किस तरीके से मिलती है और वो कैसे बनती है, और वो हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की भूप्रपट्टी की सबसे ऊपरी परत को मिट्टी या मृदा कहते हैं। मिट्टी की रचना विविध प्रकार के सूक्ष्म कणों से हुई है। मिट्टी ही वह माध्यम है जिसमें पौधे या फसलें उगाई जाती हैं। अन्य शब्दों में, हमारे भोजन का हिस्सा बनने वाले विविध प्रकार के अनाज, दालें, फल एवं सब्जियां जो हमें पौधों से मिलते हैं, वास्तव में मृदा या मिट्टी की ही देन है। क्योंकि बिना मिट्टी के पौधों का उगना असंभव है, अतः हम ये कह सकते हैं कि मिट्टी ही हमारे भोजन का आधार है। तो बच्चों, अगर ये कहूं कि जो हमारी पेट में भोजन आ रहा है, जो खाना आ रहा है, वो मिट्टी की वजह से आ रहा है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ऐसा क्यों? आप सोच के देखिए कि हम अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर हैं, और पौधे अपने अच्छी फसल या फिर हम ये कहें कि अपनी अच्छी वृद्धि के लिए मिट्टी पर निर्भर है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जब तक उन्हें अच्छी मिट्टी नहीं मिलेगी, वो हमें खाना बना के नहीं देंगे। वो हमें खाना बना के नहीं देंगे तो हम तक खाना आएगा नहीं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम किस पे डिपेंडेंट हुए अपने भोजन के लिए? मृदा पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मिट्टी का बनना कैसे होता है। मृदा या मिट्टी की रचना में हजारों वर्ष का समय लगता है। इस लंबी कालावधि में चट्टानें टूटती फूटती रहती हैं तथा धीरे धीरे महीन कणों में बदलकर मिट्टी का रूप ले लेती हैं। चट्टानों को तोड़ने का कार्य वर्षा, सर्दी, गर्मी, वायु आदि के कारक करते हैं। मिट्टी का कुछ अंश मृत पौधों एवं जंतुओं के गले सड़े अवशेषों से भी बनता है। यहाँ की आप क्या देख रहे हैं कि जो आपकी चट्टाने हैं वो क्या होती हैं, वो एक दूसरे से टकराती हैं और छोटे छोटे कणों में टूट जाती हैं। और ये छोटे छोटे कण ही क्या करते हैं, बाद में जाके मृदा का निर्माण करते हैं। अब ये छोटे कण हो कैसे रहे हैं? तो यहाँ पर आपकी वर्षा, सर्दी, गर्मी, वायु, ये सब चीजें इन्हें करने में, यानी कि छोटे कण करने में इनकी हेल्प कर रही है। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जो मिट्टी का कुछ अंश है वो किससे बना है? मृत पौधों एवं जंतुओं के गले सड़े अवशेषों से भी बना है। ठीक है, आगे देखते हैं मिट्टी के कण। विविध स्थानों पर विद्यमान मिट्टी विविध प्रकार के कणों से मिलकर बनी है। उदाहरणतः पर्वतीय क्षेत्रों की मिट्टी में बजरी, कंकड़ आदि मोटे कण पाए जाते हैं, तो चिकनी मिट्टी में अत्यधिक महीन कण पाए जाते हैं। इसके विपरीत रेतीली मिट्टी मध्यम आकार के कणों से बनी है। मृदा या मिट्टी में निहित कणों के आकार, प्रकृति व रंग मुख्यतः उनकी जनक चट्टानों पर निर्भर करते हैं। मिट्टी में सम्मिलित कणों के आकार के आधार पर मिट्टी को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों आप ये देखेंगे कि जो आपकी मिट्टी होती है, हर एक मिट्टी में जो उसके छोटे छोटे कण हैं वो डिफर करते हैं। अगर मैं बात करूं चिकनी मिट्टी की, तो वो आपको दरदरी नहीं लगती, क्योंकि जो उसके कण है वो बहुत ज्यादा महीन है। लेकिन हम बात करें रेतीली मिट्टी की, तो उसके कण आपको महसूस होते हैं। तो अब हमने क्या करा है कि जैसे उनके कण हैं, उन्हीं के आधार पर हमने मिट्टी को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले आपके पास आती है चिकनी मिट्टी, जिससे आप अपने छोटे मोटे खिलौने वगैरह बनाते हैं, जो क्ले वगैरह का काम करते हैं, वो क्या है? वो है चिकनी मिट्टी। फिर आपके पास आती है रेतीली मिट्टी, फिर आपके पास आती है दोमट मिट्टी, और फिर आती है पर्वतीय मिट्टी। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हम बात करेंगे चिकनी मिट्टी की। ये मिट्टी बहुत बारीक कणों से मिलकर बनी होती है। ये मिट्टी अधिक देर तक जल को रोक कर रख सकती है। इसके कण बहुत बारीक होने के कारण उनके बीच में स्थान ना के बराबर रह जाता है, जिसमें से पानी नहीं रिस सकता। चिकनी मिट्टी का उपयोग मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि बनाने में किया जाता है। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं
कि जो आपकी चिकनी मिट्टी है उससे आप बर्तन वगैरह, खिलौने ये सब चीजें बना सकते हैं, क्योंकि इसके कण इतने ज्यादा छोटे हैं कि ये पानी को एब्जॉर्ब कर कर क्या करते हैं कि उसमें से रिसने नहीं देते हैं और इससे आराम से आपकी कोई भी चीज बन सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं रेतली मिट्टी की। ये बड़े बड़े कणों से मिलकर बनी मिट्टी होती है। इसके कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान मिलने के कारण इसमें पानी बहुत कम देर रुकता है। यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो आपके कण है इनके बीच में देखिए स्पेस कितना है, तो इसकी वजह से ये पानी को स्टोर नहीं कर पाएंगे और क्या होगा कि पानी नीचे चला जाएगा। जबकि यहाँ पर जब हम बात करेंगे चिकनी मिट्टी की, तो इनके बीच में स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, यहाँ पर आपका जो स्पेस है वो बहुत महीन है, तो वो पानी को रिस लेता है। फिर आप यहाँ देखेंगे कि जल रोधन की क्षमता ना रखने के कारण ये मिट्टी खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं समझी जाती, क्योंकि जो मिट्टी आपका पानी ही स्टोर नहीं करेगी, तो बच्चों उसके अंदर आप कैसे अपनी फसल को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि पानी का स्टोर करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मिट्टी पानी को स्टोर करेगी उसके बाद ही तो वो अपने प्लांट तक पहुंचाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं हम दोमट मिट्टी। ये मिट्टी रेतली व चिकनी मिट्टी का मिश्रण होती है। इसके कणों के बीच में पर्याप्त जल एवं वायु उपस्थित रहती है। दोमट मिट्टी खेती के लिए बहुत उपयुक्त समझी जाती है। यानी कि अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब रेतली मिट्टी और चिकनी मिट्टी का कॉम्बिनेशन होता है तब आपकी बनती है ये दोमट मिट्टी। और दोमट मिट्टी में अब चिकनी और रेतली का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों की क्वालिटीज भी आ जाएंगी और इस वजह से ये खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी समझी जाती है। फिर बात करते हैं हम पर्वतीय मिट्टी की। यह मिट्टी मुख्य रूप से पहाड़ी ढलानों में पाई जाती है। इसमें कंकड़ एवं महीन पत्थरों की अधिकता होती है। इस मिट्टी में चाय, कॉफी और मसालों की खेती की जाती है। इस मिट्टी में पारंपरिक फसलों जैसे कि गेहूं, चावल आदि की खेती बहुत कम की जाती है, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है की मिट्टी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे चाय, कॉफी और मसालों की जो फसलें हैं वो की जाती है। यहाँ पर गेहूं वगैरह की जो फसलें इसमें नॉर्मली इस मिट्टी में नहीं की जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों हम मृदा के तत्व के बारे में। मृदा कंकड़, रेत, बजरी और जीवा अवशेषों से बनी है। एक जार में बगीचे की मिट्टी लीजिए, जार को अपनी पानी से भर दीजिए, जार को ढक्कन से बंद कर अच्छी तरह हिलाइए। कुछ समय के लिए इस ऐसे ही छोड़ दीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, एक जार लेना है, उसमें मिट्टी को डालना है, मिट्टी के बाद उसमें पानी डालना है और उसे अच्छी तरीके से हिलाना है और कुछ देर के लिए उसे ऐसे ही बिना हिलाए रख देना है। तो फिर उसके बाद आप क्या देखेंगे बच्चों कि जो आपके जार है इसमें जो आपके कंकड़ वंकड़ होंगे वो सारे के सारे आपके नीचे बैठ जाएंगे। यानी कि जो बजरी वगैरह है वो सारी क्या हो जाएंगी, वो आपकी तली पर बैठ जाएंगे। इनके ऊपर रेत की एक सतह है। रेत के कणों के ऊपर चिकनी मृदा की एक परत बैठ गई है। चिकनी मृदा के ऊपर का जल साफ नहीं है। जल के ऊपरी सूखी सड़ी पत्तियां, तिनके, मृत कीड़ों के भाग आदि तैरते हैं। ये ह्यूमस कहलाता है। ह्यूमस जल से हल्का होता है, इसलिए जल में तैरता है। ह्यूमस मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। यानी कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जब आपने मिट्टी को एक जार में डाला तो आपको कितनी सारी चीजें देखने के लिए मिली कि मिट्टी में क्या क्या है, कि मिट्टी में बजरी है, कंकड़ है, फिर रेत है और फिर उससे ऊपर वो पत्तियां आ रही हैं, कीड़े मकोड़े आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारी चीजें आपको किस में मिलती है, मृदा में मिलती है। अब हम बात करेंगे मिट्टी में नमी होती है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मिट्टी में नमी होती है, ये समझते हैं। एक छोटे जार में कुछ मिट्टी लीजिए, इसे ढक दीजिए, कुछ देर के लिए इसे गर्म कीजिए। थोड़ी देर बाद ढक्कन को उठाकर देखिए, आप देखेंगे कि ढक्कन पर जल की बूंदें आ गई हैं। इससे ये ज्ञात होता है कि मिट्टी में नमी होती है। अगर बच्चों आप ये सोचिए कि अगर हम जब मिट्टी को गर्म कर रहे हैं उसके अंदर नमी नहीं होती तो कैसे ढक्कन के ऊपर जल की बूंदें आती, उसके अंदर नमी थी, कुछ पानी का पार्टिकल्स थे, तभी तो उसके ऊपर बूंदे आई हैं। तो आप इससे ये सिद्ध कर सकते हैं कि जी हाँ, मिट्टी में नमी होती है। अब ये देखेंगे कि मृदा में वायु होती है। अब ये आप कैसे कह सकते हैं कि मृदा में वायु होती है। एक जार में थोड़ी मिट्टी लीजिए, इसमें जल डालिए, आप देखेंगे कि जार में रखी मिट्टी में से वायु के बुलबुले ऊपर आ जाते हैं। यानी कि जब आप इसमें जल डालेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि वायु के बुलबुले उसमें से ऊपर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिट्टी में वायु होती है जो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि मृदा या मिट्टी के कणों के बीच बने रहने वाले स्थानों में वायु विद्यमान रहती है। मिट्टी के इसी गुण के कारण अनेक जंतु मिट्टी को अपने आवास के लिए के रूप में अपनाते हैं। आप सोच के देखिए कि जो चींटियां रह रही हैं, जो बिल में रह रहे हैं, यानी कि खरगोश हो गया सांप हो गया, वो लोग कैसे रह पा रहे हैं, क्योंकि इनको मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन यानी कि वायु मिल रही है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि मृदा में जंतु, तो खरगोश अपने बिल मिट्टी में बनाते हैं। चींटी, भोरे जैसे कीट और केचुए, कन खजूरे जैसी क्रीम भी मिट्टी में रहते हैं। केचुए भूमिगत बिलों में रहते हैं। ये जब अपने बिल बनाते हैं तो मिट्टी के उलट पलट होने से
इससे में वायु आ जाती है। तो आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने अपना घर कहाँ बनाया, मिट्टी के अंदर। अब मिट्टी के अंदर आ रहे हैं तो अंदर बाहर आना तो होगा ही होगा, तो जो मिट्टी होगी वो उल्ट-पुल्ट होगी और जैसे ही उल्ट-पुल्ट होती है तो उसकी वजह से इन्हें क्या मिल जाती है, इसमें से वायु आती जाती है। ये बिलों में पत्तियां खींच ले जाते हैं केचुए की ये क्रियाएं मिट्टी को वायु में उपजाऊ और फसलों के लिए अच्छी बनाती है। इस प्रकार केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि बच्चों अगर किसान के खेत में मिट्टी के अंदर केचुए होंगे तो वो क्या कर रहे हैं, वो पत्तियों को लेके जा रहे हैं, वो आवन जावन से वायु का आवन जावन भी कर रहे हैं और जो उनका वेस्ट होता है वो मिट्टी के लिए क्या होगा, वो उसके लिए उपजाऊ होगा। तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि किसानों के लिए जो केचुआ है वो उनका मित्र है, क्योंकि वो उनकी फसल की क्वालिटी को अच्छा करने में उनकी हेल्प कर रहा है। और इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो कि आपको ये चैप्टर पढ़कर बहुत मजा आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखा आप लोगों ने मृदा कितनी प्रकार की होती है, मृदा किस तरीके से बनती है, और बच्चों ये हम मनुष्य की जिम्मेदारी बनती है कि हम मृदा का संरक्षण करें। ठीक है, तो चलिए अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ हमारी अन्य विज्ञान की कक्षा में एक नए अध्याय के साथ।